गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है। मैं पीयूष सर आप सभी का स्वागत करता हूं प्लेटफॉर्म के ऊपर। हम पढ़ाई कर रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में अभी हमारी जो चैप्टर चल रही है, पहला चैप्टर एसएफडी एंड बीएमडी। एसएफडी बीएमडी के सारे कॉन्सेप्ट हमने सीखे, कन्वेंशनल क्वेश्चंस किए, गेट के सारे क्वेश्चंस किए एसएफडी बीएमडी के। अब जो क्वेश्चन सॉल्विंग की बारी है वो इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन की है। इसमें भी लगभग 35-40 क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए? जैसे स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुकी है, क्वेश्चन वीडियो को पॉज करिए। पॉज करने के बाद एक बार ट्राई करिए। आपको उतना शिक्षा दे दिया गया है, उतना नॉलेज दे दिया गया है कि आप इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए इजीली। आप सोचिए ना कि 1 नंबर का क्वेश्चन है, अब इसे भी हम अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। इंजीनियरिंग मतलब दिमाग लगाने वाला गेम। क्या समझे? जितने भी फॉर्मूलेस हैं, जो भी कॉन्सेप्ट हैं, उनको सीखने के बाद उसको दिमाग लगा के अप्लाई करना, यही है। और खास करके सोम, स्ट्रक्चर, आरसीसी, इन पेपर्स में तो आपका एप्लीकेशन स्किल काफी ज्यादा यूज होगा। ओके, तो चलिए चालू करते हैं। क्वेश्चन पढ़िए। The beam ABC has simply supported span AB and overhanging span BC. The bending moment diagram for the beam is given in the following figure. ये आपको BMD दे दिया गया है। The loading diagram for the beam would correspond to क्या? देखिए, यहाँ BMD से आपको लोडिंग डायग्राम बतानी है। अगर मान लीजिए सिंपल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता है ना, तो उससे सिंपल शियर फोर्स डायग्राम निकल जाता है। जैसे आप सिंपल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कहने का मतलब है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। इस तरह का अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता है, ये किसका है आपको मालूम है? सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू यूडीएल। अगर इसमें 2 डिग्री लिख दिया गया हो तो समझ गए। तो कहने का मतलब यहाँ पे जैसे आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दिया है, तो मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ। बीएमडी अगर दे दिया वो भी कम्प्लेक्स है, देखिए थोड़ा सा। तो आप क्या करिए ना, सबसे पहला चीज है कि आप उसका एसएफडी प्लॉट करिए। एसएफडी आप प्लॉट करेंगे, वहां से लोडिंग डायग्राम बताने में आसानी होगी काफी। आप बीएमडी से भी डायरेक्टली लोडिंग डायग्राम बता सकते हैं, नो डाउट। आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो, बीएमडी से भी लोडिंग डायग्राम बताया जा सकता है। जैसे यहाँ पे बीएमडी का वेरिएशन देखिए, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का लीनियर वेरिएशन है। लीनियर वेरिएशन है मतलब मेंबर पे कहीं पर भी यूडीएल वगैरह नहीं होगा। जो भी होगा मेंबर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ पॉइंट लोडिंग रही होगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन लिखा करेंगे। खैर यहाँ पे सबसे पहले एक बीम बना लीजिए, जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग एक बीम बना लीजिए। जैसे ये बीम हमने बना लिया, तो यहाँ पे कह रहा है कि ए बीम एबीसी हैज अ सिंपली सपोर्टेड स्पैन एबी। ए से लेके बी तक का जो स्पैन है दैट इज योर सिंपली सपोर्टेड। मतलब यहाँ एक सपोर्ट रिएक्शन देखने को जरूर मिलेगा और बी पे एक सपोर्ट रिएक्शन देखने को जरूर मिलेगा पॉइंट लोड के रूप में। और एंड सी फ्री होगी, ये होगी एंड ए, दिस इज योर बी, और बीच में यहां पर है ई। यही तो बात है। तो इस तरह से हमने सबसे पहले बीम को बना लिया। अब इसके ऊपर क्या लोड आएगा ये हमको बताना है। तो ये चीज करने के लिए ना हम ऐसा कर सकते हैं, पानी प्यास लग गया था। देखिए, आपको बेंडिंग मोमेंट लिखने का इक्वेशन आता है, बेंडिंग मोमेंट लिखने का मतलब कॉन्सेप्ट आता है। तो मैं कुछ आपको 1-2 स्टेप ऐसा करके दिखाता हूं, लेकिन ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस होगा। जैसे ये पॉइंट डी है, ये बीएमडी देखो, ये बीएमडी एडी से एडी स्पैन है, मतलब यहां पर कहीं ना कहीं पॉइंट डी भी है, यहां पर पॉइंट डी है। और ये स्पैन डिस्टेंस कितना है? L/4 है। नाउ ये पॉइंट डी पर बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू कितना है? लेट्स सपोज ये एमडी अगर मैं बोलूं, एमडी पॉइंट डी पर बेंडिंग मोमेंट है एमडी, उसका वैल्यू आपका WL/4। मतलब ये सैगिंग बेंडिंग मोमेंट है, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट सैगिंग बेंडिंग मोमेंट है ना पॉइंट डी पे। तो इसका मतलब ये जो सपोर्ट ए पे रिएक्शन है ये ऐसा ही होना चाहिए, तभी जाके मेंबर को कुछ यूं उठा पाएगा ये इस तरह से, जिस कारण से टॉप में कंप्रेशन, बॉटम में टेंशन, जिस कारण से सैगिंग बेंडिंग मोमेंट होती। ये लॉजिक लगाया मैंने, बैकग्राउंड मेरा दिमाग वो चल रहा है वहां पे। ठीक है, तो ये सोच लिया मैंने। इसके बाद मैं क्या करूंगा, सिंपली जैसे ये नोन पॉइंट, पॉइंट डी पे बेंडिंग मोमेंट नोन है, तो mx का इक्वेशन मैं लिख सकता हूं। mx का इक्वेशन इस यहां पे अगर x x सेक्शन आप लेते तो mx का इक्वेशन क्या होता? ये सपोर्ट रिएक्शन मान लीजिए RA है, तो RA इंटू एक्स होता। यही तो होता सिंपली। इस लोडिंग डायग्राम को देख के यही पता चल रहा है, क्योंकि वो लीनियर है ना। तो वहां पे जस्ट उस स्पैन में तो RA इंटू एक्स ही होगा।
तभी ये लीनियर वेरिएशन वाली इक्वेशन बनेगी। तो x का वैल्यू यदि मैं L/4 इस इक्वेशन में पुट कर दूं, इसी इक्वेशन में x का वैल्यू यदि मैं L/4 पुट करता हूं तो बेंडिंग मोमेंट एट d हमको मिलेगा, है ना। तो x का वैल्यू अगर L/4 पुट कर दूं तो बेंडिंग मोमेंट एट d मिलेगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि RA इंटू L/4 इज इक्वल टू WL/4। तो यहां से RA सपोर्ट रिएक्शन मिल जाएगा विच इज नथिंग बट W। तो ये RA का जो सपोर्ट रिएक्शन है ये W हो गया। समझ में आ रहा है बात? ये हो गया आपका W। नाउ अब देखिए, तो RA सपोर्ट रिएक्शन W, तो आपने ये जो अभी RAX इक्वेशन लिखा था, RAX इक्वेशन, ये कहां से कहां तक के लिए वैलिड था? ये वैलिड था A से लेके D तक के लिए, A से D तक के लिए, क्योंकि आपने AD स्पैन में XX सेक्शन लिया। फिर आप D से लेके इस वाले E स्पैन में XX सेक्शन लेंगे, और उसमें देखिए BMD कहीं ना कहीं 0 भी हो रहा है। इसका मतलब कि यहां पर पॉइंट D पर भी कुछ ना कुछ लोडिंग होना चाहिए, पॉइंट डी पर भी कुछ ना कुछ लोडिंग होना चाहिए डेफिनेटली, तभी तो इस तरह से ये BMD D से लेके E के बीच में 0 हो सकता है। नहीं तो वो 0 क्यों होता? RA इंटू एक्स का वैल्यू पुट करते चलिए, वो BMD पे बढ़ते चलेगा मेंबर के ऊपर। लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा है, D के बाद वो घट रहा है, मतलब पॉइंट D पर भी लोडिंग है। समझ रहे हैं? फिर आप इक्वेशन लिखेंगे ये वाले स्पैन में, यहां पर कहीं पर x एक्सल लेंगे, और ये पॉइंट D पर यहाँ पे एक लोडिंग जिसका वैल्यू अननोन है ना। आप इसका वैल्यू कुछ भी P या K कुछ भी लिख के, फिर यहाँ पे D से लेके E के बीच में x एक्सल लेके, फिर यहाँ के लिए mx का इक्वेशन लिखेंगे, x फ्रॉम D। फिर ये P लोड, अननोन लोड को हम कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरह से हर एक स्पैन के लिए इक्वेशन लिखते अगर चलेंगे, और जो भी अननोन लोडिंग है दिमाग लगा के कहां पर लोडिंग हो सकता है और उसका मैग्नीट्यूड क्या है वो तो हम इक्वेशन लिख के पता लगा लेंगे। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, जो कि एक लेंदी प्रोसीडियर है डेफिनेटली। ये अब कितना इक्वेशन लिखोगे, समझ रहे हो? तो इसका इस तरह का क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का जो बेस्ट तरीका है वो क्या है, आप SFD के थ्रू से जाइए। अगर BMD है उसका SFD बनाओ, पहले शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे पहले। आप अगर शियर फोर्स डायग्राम बना लेंगे तो वहां से हमें लोडिंग डायग्राम बताने में बहुत आसानी होती है। अब देखिए, अब ये SFD बनाने के लिए ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट बताते चल रहा हूं, और अगर आपको ये तरीके से भी प्लॉट करनी है तो जो तरीका मैंने बताया उस तरीके को अप्लाई करो, कॉपी पे प्रैक्टिस करो। यही होती है प्रैक्टिस करना, यही होती है अपने आप को निखारना, है ना। मैं तो जान ही रहा हूं, जितना तरीका मैं, जितना आइडिया आपको देना था वो आइडिया, हिंट, लॉजिक मैंने आपको दे दिया। नाउ आपको इक्वेशन लिखना भी आता है, अप्लाई दोज थिंग्स एंड ट्राई टू गेट इट। अब मैं क्या करता हूं ना, इस BMD से SFD पहले प्लॉट करता हूं, इस BMD का SFD निकालता हूं। यहां तक तो बात क्लियर ही है कि पॉइंट A पे कोई एक सपोर्ट रिएक्शन होगा RA, और यहां पे पॉइंट B पे कोई एक सपोर्ट रिएक्शन होगा RB। ये हो गया पॉइंट C, ये L/2 लेंथ। खैर ये लेंथ वेंथ छोड़ो अभी देखो एक चीज, सबसे पहला बात, एक इक्वेशन आपने देखा है dm/dx इज इक्वल टू शियर फोर्स। हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे जो कि बहुत अच्छी इक्वेशन है, और ये चूंकि ये पूरा का पूरा BMD इज लीनियर, इसलिए स्ट्रक्चर पे कहीं पर भी पॉइंट लोडिंग नहीं है, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटेड लोड नहीं है। स्ट्रक्चर पे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर पे, स्पैन पे कहीं पर भी देखोगे पॉइंट लोडिंग ही है, इसलिए BMD का वेरिएशन कंप्लीटली लीनियर मिला है। ये बात क्लियर है? नो डाउट। अब देखिए dm/dx इक्वल टू शियर फोर्स। सो सबसे पहले हम एक स्पैन टू स्पैन देखेंगे, स्पैन टू स्पैन। जैसे AD स्पैन है, ये छोटा सा स्पैन है AD स्पैन, तो आप A से लेके D स्पैन में देखिए बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन हुआ है। मतलब बेंडिंग मोमेंट पहले A पे 0 था, फिर D तक आते आते बेंडिंग मोमेंट वेरी करके WL/4 हो गया, मींस देयर इज अ बेंडिंग मोमेंट वेरिएशन इन A to D स्पैन। मतलब dm/dx कुछ ना कुछ मिलेगा, मतलब शियर फोर्स 0 नहीं होगा वहां पे। A to D के बीच में शियर फोर्स 0 है क्या? नहीं हो सकता। क्यों? बिकॉज देयर इज वेरिएशन इन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये इक्वेशन से ये लॉजिक समझ में आता है। तो अब शियर फोर्स का वैल्यू कितना है A to D स्पैन के बीच में, ये कैसे निकाले? तो देखिए dm/dx का मतलब क्या है, जैसे हम A to D स्पैन के केस में यूज करेंगे, इसका मतलब ये है
मोमेंट एट डी माइनस मोमेंट एट ए डिवाइडेड बाई ए से लेके डी तक का डिस्टेंस कितना है, L/4। L/4 ये होना चाहिए शियर फोर्स इन एडी स्पैन। अब यहां से अगर पॉजिटिव आ गया तो पॉजिटिव, नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव, कहने का मतलब है। तो ये आप सॉल्व करिए, WL/4 माइनस मोमेंट एट 0 L/4 इक्वल टू शियर फोर्स इन एडी। क्या बच रहा है, W इक्वल टू शियर फोर्स इन एडी, पॉजिटिव प्लस में, मतलब ए से लेके डी स्पैन के बीच में, ये छोटे से स्पैन में जो शियर फोर्स का वैल्यू है पॉजिटिव है और वो है W। कहने का मतलब है सिंपली आपको यहीं से इतना मिल गया तो RA का वैल्यू आप बता दोगे कि RA का भी वैल्यू है सर W। यही मतलब हुआ ना इसका मतलब, जो पॉइंट लोड है, जो सपोर्ट रिएक्शन है RA, उसका भी मैग्नीट्यूड हो गया W। ठीक है, इसलिए तो वो प्लस W में आ रही है। अब आप शियर फोर्स लिखिए D से लेके E स्पैन के बीच में, D से लेके E के बीच में बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन हो रहा है। पॉइंट D पे WL/4 प्लस में था, पॉइंट E पे WL/4 माइनस में चला गया। थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस आ सकता है, मेरे घर के बगल में थोड़ा काम चल रहा है तो, और कुछ मेहमान भी मेरे घर में आए हुए हैं तो इग्नोर करिएगा, ठीक है। इसलिए थोड़ा 2 दिन से मैं बिजी भी था। तो मैं सोचता हूं कि समझ रहा हूं कि आप लिखते हुए भी चल रहे होंगे। अगर कंसेप्ट लिख रहे हैं तो ये इन इक्वेशंस को लिखते हुए चल रहे होंगे। बाकी ये PDF तो आपको मिल ही जाएगा, है ना। बट हो सकता है जो बीच बीच में लिख दूं वो सारा चीज नहीं मिले, क्योंकि हमारे पास सर्टेन अमाउंट ऑफ पेज है जिसपे हमको आपको समझानी है। तो जैसे हमने A to D स्पैन में शियर फोर्स आपको निकाल के दिखा दिया W बाय अप्लाइंग दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। अब हम D to E स्पैन में SFD निकाल लेते हैं। देखिए ये सब चीजें एग्जाम के टाइम पे उतना डिटेल में करने का जरूरत नहीं है, ये बस आपको समझा रहा हूं कि माइंड में क्या कैलकुलेशन चलता है इनको फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूं। D से लेके E के बीच में DE इस स्पैन में लगाइए। यहां पर अगर आप लगाएंगे तो मोमेंट एट E माइनस मोमेंट एट D डिवाइडेड बाई, ये डिस्टेंस कितना है D से लेके E तक, सीधा लिखा हुआ L/2 इक्वल टू शियर फोर्स इन DE स्पैन। सीधा पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव, नेगेटिव आया तो नेगेटिव। तो मोमेंट एट E माइनस WL/4, मोमेंट एट D प्लस में है तो ये WL/4 ही रहने दीजिए बाई L/2। तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए WL/4 माइनस WL/2 बाई L/2। तो ये L/2 खत्म इक्वल टू शियर फोर्स इन DE विच इज योर नथिंग बट माइनस W। मतलब D से लेके E तक में पूरा स्पैन में जो आपका शियर फोर्स है वो नेगेटिव साइड में है, यहां से लेके यहां तक E तक माइनस W है शियर फोर्स का वैल्यू। अब देखिए जो ही आपको ये पता चल गया है ना, यहां से आप एक चीज आप बता सकते हो, जैसे पॉइंट D पे शियर फोर्स का 2 वैल्यू आ गया, एक प्लस W और एक माइनस W। अब इसका मतलब आपको मालूम क्या है, शियर फोर्स का अगर एक ही सेक्शन पे दो ऑर्डिनेट मिल रहा है, मतलब उस सेक्शन पे एक पॉइंट लोड होना चाहिए, वहां पे कुछ ना कुछ पॉइंट लोड आपको देखने को मिलेगा। अब वो पॉइंट लोड का वैल्यू क्या होगा हमको ये पता लगाना है। तो वो पॉइंट लोड का वैल्यू होता है डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डिनेट ऑफ शियर फोर्स, समझ गए। और वो पॉइंट लोड का वैल्यू कितना होगा, तो यहां से हमें ये वैल्यू पता चल जाएगा, इट विल बी माइनस W माइनस 2W एंड लोडिंग डायरेक्शन विल बी डाउनवर्ड। मतलब आप क्या करेंगे, माइनस W
माइनस डब्ल्यू करेंगे, मतलब ये वाले नीचे वाले डब्ल्यू से ऊपर वाले डब्ल्यू को घटाओगे तो ये आ जाएगा -2W। तो ये -2W का मतलब क्या है, माइनस साइन का मतलब मैंने बता रखा था डायरेक्शन ऑफ लोड इज डाउनवर्ड, यही बता रखा था। तो पॉइंट डी पर 2W अमाउंट का लोड नीचे की ओर लग रहा है, यही मतलब है। अब ये देख लो ऑप्शंस में पॉइंट डी पर 2W का लोड किस वाले क्वेश्चन में दिया है। अच्छा 3 ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन डी नहीं होगा, हटा दो। ऑप्शन सी हो सकता है, ऑप्शन बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, क्योंकि ये तीनों में 2W का लोड दिया हुआ है। ओके, अब देखिए ठीक है, अब देखिए एक चीज है, जो पॉइंट ई है यहां पे एसएफडी में देखो मैंने क्या किया, -W तक पॉइंट ई तक तो आया, लेकिन पॉइंट ई पर मैंने 0 भी कर दिया है, पॉइंट ई पे 0 भी कर दिया है। मतलब पॉइंट ई का जस्ट लेफ्ट में अगर आप देखें -W शियर फोर्स, पॉइंट ई का जस्ट राइट में अगर आप देखोगे तो 0 शियर फोर्स। क्यों, यहां पे देखो ना, ई से लेके बी तक में, यहाँ पे ई से लेके बी के बीच में आप कोई भी सेक्शन देख लो, यहां पर क्या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में किसी भी तरह का वेरिएशन है, नहीं है। ये लाइन स्ट्रेट है ना, हॉरिजॉन्टल है ना, सॉरी स्ट्रेट नहीं हॉरिजॉन्टल है ना, तो बीएमडी में किसी भी तरह का आपका वेरिएशन नहीं है। मतलब dm/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। मतलब देयर इज नो शियर फोर्स बिटवीन ई टू बी। तो ई से लेके ये जैसे ये आपका हो गया ये पॉइंट ई, तो ई से लेके बी तक शियर फोर्स बिल्कुल भी नहीं है। ओके वेल, कॉल आ गया था और बहुत सीरियस कॉल था। ठीक है चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो हम जो बात कर रहे थे ना, वो ये कर रहे थे कि पॉइंट ई, ये जो पॉइंट ई है यहां पर भी एक पॉइंट लोड होना चाहिए। अब उसका डायरेक्शन सोचो क्या होगा। देखो आप नेगेटिव से आ रहे हो, नेगेटिव से आ रहे हो, ठीक है, तो मतलब ऊपर से लोडिंग है, तभी ना इस वाले स्पैन में यहां पे नेगेटिव शियर फोर्स है आपका। यहां पे देखिए मतलब लोडिंग ऊपर से है, यहां पे लोडिंग ऊपर से मतलब पॉइंट डी पर लोडिंग 2W का ऊपर से था, तो पॉइंट ई पर 0 होना है। -W पॉइंट ई के जस्ट लेफ्ट में है, तो राइट में 0 होना है। मतलब पॉइंट ई पर क्या यहां पर ऐसे ऊपर की ओर एक लोडिंग होना चाहिए क्या, W। अब क्वेश्चन में कंफ्यूजन आएगा कि सर ABC बीम है सिंपली सपोर्टेड स्पैन AB ओवरहैंगिंग स्पैन BC, मतलब पॉइंट ई पे किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं है, तो वहां पे आप सपोर्ट रिएक्शन क्यों दिखा दिए। कोई बात नहीं बाबू, ये सपोर्ट रिएक्शन नहीं है, ये लोडिंग है। अब लोडिंग का डायरेक्शन ऊपर या नीचे कुछ भी हो सकता है यार, तो आप ऐसे दिखा दो कि W अमाउंट का लोड पॉइंट ई पे ऊपर ऐसा लग रहा है, और यहां पर 2W अमाउंट ऑफ लोड तो लग ही रहा था, ये तो देख ही लिया था आपने 2W। क्लियर है। प्लस उसके बाद ई से लेके बी के बीच में आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में किसी भी तरह का स्लोप नहीं है, मतलब शियर फोर्स इज 0 इन ई टू बी स्पैन। अब तो बी तक शियर फोर्स हो गया 0, तो अब हमको शियर फोर्स का वेरिएशन हमको देखने को मिल रहा है किधर, शियर फोर्स का वेरिएशन हमको सॉरी बीएमडी का वेरिएशन देखने को मिल रहा है किधर, बी से लेके सी स्पैन में। तो यहां पे बी टू सी में बीएमडी में वेरिएशन है, तो शियर फोर्स कितना है ये निकाल लेते हैं। बी टू सी, देखिए ये कॉन्सेप्ट मैं इसलिए बता रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट ज्यादा इजी है। आप बीएमडी का इक्वेशन लिखते हुए चलेंगे तो हो सकता है उसमें थोड़ा कंफ्यूजन भी कभी आ जाए, उससे बेटर है आप ये वाला इक्वेशन को यूज करिए और शियर फोर्स का वेरिएशन प्लॉट करते हुए आप लोड चेक कर लीजिए, ज्यादा आसानी से हो जाएगा, ठीक है, जल्दी हो जाएगा। तो बी टू सी में तो देखो मूवमेंट एट सी माइनस मूवमेंट एट बी बाई स्पैन कितना है L/2 इक्वल टू शियर फोर्स इन BC। तो मूवमेंट एट सी 0, बीएमडी में देखो यहाँ पे मूवमेंट 0 है, यहाँ पे मूवमेंट कितना है WL/4, मतलब प्लस WL/4 हो गया ये, डिवाइडेड बाई L/2। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये W
एल एल तो खत्म हो जाएगा ये। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे, ये W/4/2 मतलब 2/1 1/2, मतलब ये आपका आ जाएगा शियर फोर्स इन B2C W/2। समझ गए? शियर फोर्स इन B2C W/2। अब अब एक चीज देखो, जैसे कि यहां पे क्वेश्चन में देखना आपको, ऑप्शन नंबर डी तो वैसे भी खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर डी के अलावा ऑप्शन ए बी सी तीनों ऑप्शन में पॉइंट सी पे एक लोडिंग दिया गया है, और वो लोडिंग का वैल्यू कितना है? वो लोडिंग का वैल्यू है W/2। समझ गए? और यहां पर भी हमको आया है W/2 शियर फोर्स पॉजिटिव में, इन विच सेक्शन? इन BC स्पैन। तो यहां पे पॉजिटिव में शियर फोर्स होगा ऐसा, वो भी प्लस W/2 का। मतलब कि यहां पे जो सपोर्ट रिएक्शन है ये नीचे से ऊपर जाएगा और इसका वैल्यू होगा W/2। और सी पॉइंट पे देखिए, पॉइंट सी पे आपका लेफ्ट में, आप ये समझो कि पॉइंट सी के जस्ट लेफ्ट में प्लस W/2, जस्ट राइट में जीरो होना है। तो इसका मतलब क्या है? यहां पर एक पॉइंट लोड होना चाहिए W/2 का, तभी वो यह इस पॉइंट पे जीरो होगा, नहीं तो वो जीरो नहीं होता। समझ गए? तो लोडिंग डायग्राम अपना क्या बन रहा है? पॉइंट डी पे 2W लोड, पॉइंट ई पे W लोडिंग, आरबी का वैल्यू ये तो पूछ नहीं रहा है, हमको बस लोड पूछ रहा है और उसका डायरेक्शन के हिसाब से बतानी है। तो 2W नीचे W ऊपर, 2W नीचे W ऊपर, और ये W/2 नीचे। तो 2W नीचे W ऊपर, W/2 नीचे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इस तरह से ये आंसर की जाती है। SFD से BMD, BMD से SFD, इनसे फिर लोडिंग डायग्राम। तो ये रिवर्स कैलकुलेशन, और ये कैलकुलेशन हम कैसे कर रहे हैं? जस्ट जो अपना हम रिएक्शन लिखने का जो हमारा कॉन्सेप्ट था, बेसिक कॉन्सेप्ट, उसी तरीके को यूज करके हम कर रहे हैं जो हमने सीखा था। और कुछ कर रहा हूं क्या मैं? समझ रहे हो बात को? कर लोगे? बिल्कुल हो जाना चाहिए। प्रैक्टिस करिए इस तरह के क्वेश्चंस को, ठीक है? क्वेश्चन पढ़िए। ए लोडेड बीम PQRS shown in the given figure, ठीक है? द मैग्नीट्यूड ऑफ रिएक्शन एट R विल बी जीरो, रिएक्शन एट R विल बी जीरो इफ द वैल्यू ऑफ लोड W इज। क्या है क्वेश्चन? कुछ है? कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। देखिए, आप सिंपली ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। आप क्या करिए, रिएक्शन R का वैल्यू यहाँ पे सिंपली आपको गिवन है कि R का वैल्यू ले लो बाबू जीरो, और कुछ नहीं करना है। रिएक्शन R विल बी जीरो बोल रहा है, मतलब R का वैल्यू सिंपली हम ले लेंगे कितना? जीरो ले लेंगे। हम क्या करते हैं, मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे कंसिडर कर लिया जाए कि यहाँ पे एक रिएक्शन भी है, रिएक्शन RR है। तो अब इसको कंसिडर करते हुए लेट्स सपोज ये पॉइंट Q पे मैं मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिख देता हूँ, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशंस फॉर दिस बीम। मतलब टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट अगर लिखूं तो मैं लिखूंगा 12 इंटू 2 मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? मस्ट बी इक्वल टू, ये 12 इंटू 2 का किस तरह का मूवमेंट आ गया इधर? क्लॉक, एंटी क्लॉक, सॉरी। तो अब क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्लॉकवाइज मूवमेंट मेरे कौन कौन से हैं? सबसे पहले, अच्छा इधर इधर फिर 12 इंटू 2 एंटी क्लॉक दे रहा है, तो ये भी तो RR इंटू, एक मिनट, प्लस RR इंटू 6, ये भी तो एंटी क्लॉक ही दे रहा है। देखिए क्लॉकवाइज कौन दे रहा है? W इंटू 8 इक्वल टू W इंटू 8। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि RR का वैल्यू आपका जीरो, तो ये तो खत्म हो गया। तो W का वैल्यू क्या होगा ऐसे केसेस में? 12 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 8, मतलब ये 4, ठीक है? फिर ये 4 से 3 बार में खत्म, 3 किलो न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। समझ गए बात को? इस वाले क्वेश्चन को करिए। ए यूनिक रिलेशनशिप बिटवीन बेंडिंग मोमेंट M एंड इंटेंसिटी ऑफ लोड W एक्टिंग कंटिन्यूअसली ऑन ए बीम ऑफ स्पैन L एट ए डिस्टेंस x। A unique relationship between bending moment M and intensity of load W acting continuously on a beam of span L, ठीक है?
at a distance x along the axis. Okay, the flexural rigidity EI is. इनमें से कौन सा रिलेशनशिप करेक्ट है ये पूछ रहा है। किसके बीच में? ये लोडिंग रेट है W किलो न्यूटन पर मीटर का मान लो। ओके, और जो भी बेंडिंग मोमेंट होगा एक्स सेक्शन पे, लेट्स सपोज ये एक्स सेक्शन है, यहाँ पे जो भी मूवमेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे मूवमेंट का वैल्यू है मान लो m। तो m और ये w के बीच में क्या रिलेशनशिप है ये पूछ रहा है। तो देखिए dm बाई dx इक्वल टू होता है शियर फोर्स। शियर फोर्स इक्वल टू मैंने आपको बता रखा था। फिर शियर फोर्स इक्वल टू क्या होता है, या फिर ऐसे आप ऐसे देखिए, डेरिवेटिव ऑफ शियर फोर्स dsf बाई dx इक्वल टू होता है आपका लोडिंग रेट W। ये माइनस W था, चार्जर कनेक्ट कर लूं तो क्या यहाँ पे मैं ऐसा कर सकता हूं, ये शियर फोर्स जो SF है इसके जगह पे dm बाई dx इधर सब्स्टिट्यूट कर दूं तो क्या ये मुझे नहीं मिल जाएगा d2m बाई dx2 इज इक्वल टू माइनस W लोडिंग रेट। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बाकी अब ये क्या है, ये आपको ये कंफ्यूज होगा कि अच्छा ये कंटिन्यूअस बीम में ये बेंडिंग मोमेंट का रिलेशन पूछ रहा है तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू दे दिया WL²/8। नहीं, ये WL²/12 ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये M/EI का एक कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, ये फ्लेक्सर पढ़ने के बाद पढ़ेंगे, अभी तक ऐसा कुछ पढ़ाया है क्या? नहीं पढ़ाया, तो उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन भी नहीं है, तो ये अभी नहीं देखेंगे। ये जब मैं आपको फ्लेक्सर फॉर्मूला पढ़ाऊंगा तब मैं आपको वहां पे ये समझाऊंगा। ठीक है, बेंडिंग इक्वेशन समझाऊंगा, तब वहां पे इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन वाले चैप्टर में देखने को मिलेगा। ठीक है, सो नॉट टू वरी नाउ। सो जो यूनिक रिलेशनशिप है वो यूनिक रिलेशनशिप क्या है, ये है। ठीक है, और ये इस तरह से डिराइव होती है, ध्यान रहेगा, रखिएगा। ये स्टेटमेंट पढ़िए, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस है। असर्शन, द बेंडिंग मोमेंट एट ए सेक्शन ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड बीम इज मैक्सिमम, पहला, इन केस ऑफ कंसंट्रेटेड लोड वेयर शियर फोर्स चेंजेस साइन। देखो यार, सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहाँ पे केस ऑफ कंसंट्रेटेड लोड, कहीं पर कंसंट्रेटेड लोड है यहाँ पर मान लो, या फिर सेंटर पे ही मान लो, सिंपली सपोर्टेड बीम है और सेंटर पे कंसंट्रेटेड लोड है W। तो इसका SFD और BMD तो जानते हो, BMD इसका कैसा होगा, इस तरह से ट्रायंगुलर, और जहां पे लोड है वहीं पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ये अगर L/2 हो गया, ये L/2 हो गया, तो ये WL/4। और शियर फोर्स कैसा था इसका, प्लस से फिर ये गया, ये ऐसा प्लस माइनस, ये W/2, इधर भी W/2। ठीक है, एक तो ये। दूसरा, इन केस ऑफ UDL वेयर शियर फोर्स इज 0। अब UDL के केस में देखो, मान लो सेम सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस पर UDL लगा दो, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा है, पैराबोलिक, और इसका SFD कैसा आता है, ऐसा लीनियर वेरिएशन आता है SFD का, ऐसा हो जाता है ना। और जहां पे शियर फोर्स 0 हो रहा है वहां पर आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट देखने को मिलता है, और वो कितना मिलता है, WL²/8। यही चीज आपको यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे ये बोल भी रहा है, क्या बोल रहा है कि सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर, असर्शन को पढ़ रहा हूं मैं, सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर जब पॉइंट लोड लगती है कहीं पर भी, तो वो पॉइंट लोड पर आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट देखने को मिलता है, क्योंकि उसी जगह पे शियर फोर्स, ये SFD में शियर फोर्स का साइन चेंज होता है। ठीक है, जब UDL लग रहा हो सेम बीम के ऊपर, तो ऐसे केसेस में जहां पर शियर फोर्स 0 होता है, यहाँ पे शियर फोर्स इक्वल टू 0 है, वहीं पर उसी सेक्शन पे आपको बेंडिंग मोमेंट भी मैक्सिमम देखने को मिलेगा। बिल्कुल ये भी सही है। रीजन क्या लिखा है, एक्चुअली इन बोथ द अबव केसेस शियर फोर्स शुड बी 0 एट द सेक्शन ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। जब हम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट वाला कंडीशन निकालते हैं, dm/dx इक्वल टू 0 लिखते हैं। अब ये dm/dx इक्वल टू 0 मीन्स ये क्या है, ये तो शियर फोर्स है, मतलब शियर फोर्स इक्वल टू 0। सो दोनों केसेस में, अब यहां पर भी देखिए, इस सेक्शन पे भी शियर फोर्स तो कहीं ना कहीं 0 तो आई है ना, भले ही साइन चेंज हो रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन 0 भी वहां पे है।
पॉजिटिव टू नेगेटिव कब जाएगा, -1 0 +1, तो 0 है वहां पे, और यहाँ पर तो 0 आपको देखने को मिल ही रहा है ना। वो वेरिएशन इस तरह से हो रहा है वो अलग चीज है, लेकिन उस सेक्शन पे शियर फोर्स है 0, ये चीज हमको देखने को मिल रहा है। समझ में आ रहा है, बिकॉज dm/dx = F = 0 टू सेटिस्फाई द मैक्सिमा कंडीशन, जो कि एकदम सही बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और ये जो रीजन है ये इस असर्शन को करेक्ट वे में एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है, तो अपने जो ऑप्शंस रहेंगे इस तरह के क्वेश्चंस जो इंजीनियरिंग सर्विस में आते हैं, वहां पे जो ऑप्शंस रहते हैं उसमें ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ऑप्शन ए का मतलब क्या है कि assertion is correct, reason is correct, and reason is explaining the assertion in correct way, मतलब reason is correct explanation of the assertion, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, अगर ऐसा होता कि ये दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली करेक्ट होते, अपने अपने जगह पे करेक्ट होते, और ये जो रीजन है वो assertion को एक्सप्लेन नहीं कर रहा होता, ऐसे केसेस में आपका आंसर होता बी। फिर दो ऑप्शन और रहता है सी डी, जिसमें assertion करेक्ट रीजन रॉन्ग, डी में रीजन करेक्ट असर्शन रॉन्ग, ऐसा। तो यहां पे अपने केस में जो आंसर हो जाएगी वो हो जाएगी ए, क्योंकि यही कारण है, और वो कारण क्या है कि dm/dx = 0, ये इक्वेशन, दिस इज द इंपॉर्टेंट इक्वेशन, यही है मैक्सिमा कंडीशंस, और इसी कंडीशंस को हम यूज करके मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं। हमने जब कन्वेंशनल क्वेश्चंस कराया था, आप उसमें याद करो, टू फाइंडिंग आउट द सेक्शन वेयर बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम, तो बेंडिंग मोमेंट का जो इक्वेशन होता था उसको हम डिफरेंशिएट करते थे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और उसको 0 पुट करके एक्स का वैल्यू निकालते थे। तो वो जो एक्स की वैल्यू निकलती थी, सेम लोकेशन पे एसएफडी में भी शियर फोर्स या फिर साइन चेंज कर रहा हो रहा था, या फिर उसका वैल्यू इस तरह से, अगर यूडीएल का केस है, मतलब यही वाला लोकेशन आपको मिल रही थी, यही वाला सेक्शन आपको मिल रहा था, है ना। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ओके, क्वेश्चंस को पढ़ा जाए। अच्छा क्वेश्चन है, नेग्लेक्टिंग सेल्फ वेट, विच ऑफ द फॉलोइंग बीम विल हैव पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर मतलब ड्यू टू लोडिंग मेंबर का जो स्पैन है उसमें बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू 0 होना चाहिए। ठीक है, दैट इज योर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। तो पहला क्वेश्चन पढ़ो, ए सिंपली सपोर्टेड बीम विथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर हाफ पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। वाह रे भाई वाह, बीएमडी का प्लॉट करते हैं। ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया, कह रहा है आधे बीम पे यूडीएल लगा हुआ है, तो इस केस में बीएमडी कैसा दिखेगा। देखो, पहला तो जितने में यूडीएल है तो मतलब पैराबोलिक वेरिएशन तो होगा, और इस तरह के केसेस में पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट होती है, ये चीज भी जानते हो भाई। तो यहां से यहां तक, जहां तक यूडीएल है वहां तक वेरिएशन होगी इस तरह से। फिर ये इस सपोर्ट पे, रोलर सपोर्ट पे जो दूसरा वाला सपोर्ट है वहां तो 0 होना है, तो ये स्ट्रेट लाइन कनेक्ट कर दो, वो 0 हो जाएगा, सीधा ये स्ट्रेट लाइन जोड़ दीजिए, यही होगा बीएमडी, और कुछ नहीं होगा इसका। पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट होगी, समझ गए। या फिर इसको और थोड़ा ये बनाओगे, क्योंकि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू तो कहीं पर जहां पर यूडीएल है उसी में आएगा, तो इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, ये ऐसा कहीं पे मैक्सिमम चढ़ेगा, फिर ये इस तरह से स्ट्रेट लाइन में 0 हो जाएगी। मतलब यहाँ पे डायग्राम को, एक मिनट, ठीक है, ऐसा, मतलब यहां तक पैराबोलिक रहेगी, 2 डिग्री वेरिएशन रहेगा, इधर 1 डिग्री वेरिएशन रहेगा, समझ गए। कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। एन ओवरहैंगिंग बीम विथ लोडिंग ओनली ओवर सपोर्टेड स्पैन एंड नॉट ऑन ओवरहैंग्स। ओवरहैंग बीम है, यहाँ पे एक सिंपल सपोर्ट ले लिया, इधर एक इस तरह का सपोर्ट ले लिया, लोडिंग जो है सपोर्टेड स्पैन में है, तो सपोर्टेड स्पैन ये है, इस पे लोडिंग है। अब ये लोडिंग कौन सा है, विथ लोडिंग ओनली ओवर सपोर्टेड स्पैन एंड नॉट ऑन ओवरहैंग। केवल लोडिंग बोला है तो हम पॉइंट लोड वगैरह कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि और कोई लोड का डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है। जैसे यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के बारे में बोला है,
यहाँ पर किसी भी तरह का लोडिंग का डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है, तो लेट्स सपोज वी अप्लाई ए पॉइंट लोड, कहीं पर भी एक पॉइंट लोड अप्लाई कर दो इस सपोर्टेड स्पैन के अंदर। तो इस केस में बीएमडी जो बनेगी वो कैसा बनेगी, क्योंकि ओवरहैंग पोर्शन में लोड है नहीं तो बीएमडी यहीं पर बनेगा। ऐसा एक ट्रायंगुलर वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा पॉजिटिव में। तो कहीं पर भी पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर देखने को मिला नहीं। फिक्स्ड बीम सब्जेक्टेड टू कंसंट्रेटेड लोड, अब ये फिक्स्ड बीम है, एक बीम है, दोनों एंड फिक्स है, यहाँ पे कंसंट्रेटेड लोड लगा दो। अब इस केस में आपको कॉन्ट्राफ्लेक्सर देखने को मिलेगा, क्योंकि फिक्स्ड बीम के केस में सपोर्ट के आसपास नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट होता है और स्पैन में पॉजिटिव होगा, ये बात कंफर्म है। और ये पॉइंट लोड के कारण लीनियर वेरिएशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ पर आपको बेंडिंग मोमेंट देखने को मिलेगा, अगर मैं बनाऊंगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो ये कुछ आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, ये नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव चढ़ेगी, फिर ये नेगेटिव आके लीनियरली ऐसा। तो यहाँ पे दो कॉन्ट्राफ्लेक्सर आपको देखने को मिलेंगे, एक तो यहाँ पर, एक यहाँ पर। स्पैन में बेंडिंग मोमेंट का जीरो हो जाना, वही तो होता है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। तो ऑप्शन सी यहीं पे मिल गया करेक्ट। इस केस में हमको कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट देखने को मिलेगा। अभी कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, मतलब कैंटिलीवर है, इस पे यूवीएल लग रहा है विथ जीरो लोड एट फ्री एंड, मतलब इस तरह का लोडिंग लग रहा है। तो इसमें तो बीएमडी का क्यूबिक वेरिएशन था सिंपली, कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट था क्या? नहीं था। ये क्वेश्चन तो मैंने आपको सॉल्व भी करवाया था। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट किस केस में मिलेगी? फिक्स्ड बीम सब्जेक्टेड टू कंसंट्रेटेड लोड, या फिर फिक्स्ड बीम में यूडीएल लग रहा हो, फिक्स्ड बीम में और भी कुछ लग रहा हो, कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट डेफिनेटली आपको मिलेगी। ये फिक्स्ड बीम वाला जो प्रॉब्लम है ना, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे स्ट्रक्चर एनालिसिस में, ठीक है। स्ट्रक्चर एनालिसिस में, क्योंकि ये इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है, तो वहां पे कंपैटिबिलिटी कंडीशंस जब तक आप सीखोगे नहीं, तब तक आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। तो स्ट्रक्चर एनालिसिस में हम कंपैटिबिलिटी कंडीशंस को सीखेंगे, लर्न करेंगे, जिसके लिए हमको पूरा सोम कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। उसके बाद फिर फिक्स्ड बीम पर स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड या मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड या स्ट्रेन एनर्जी मेथड, कोई एक मेथड, यूनिट लोड मेथड, बहुत सारे मेथड है, बहुत सारे मेथड हम लोग सीखेंगे। कास्टिग्लियानोस थ्योरम है ना, सभी मेथड को सीखेंगे। तो कोई एक मेथड को अप्लाई करके हम सॉल्व करेंगे, या फिर जब भी जो मेथड हम पढ़ेंगे वहां पर एक दो मेथड के केस में फिक्स्ड बीम में सॉल्व करवा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरह से बीएमडी कैसे बनता है। डिफरेंट लोडिंग डायग्राम लेके सॉल्व करवा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। समझ गया बात को? ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट ऑप्शंस। क्वेश्चंस को पढ़िए और जो अपना लॉजिक उसको अप्लाई करते हुए चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, इस क्वेश्चन को पढ़िए 42. This shear force diagram of a beam is shown in the figure. The absolute maximum bending moment in the beam is, बहुत अच्छी क्वेश्चन है। absolute maximum bending moment मतलब किसी भी रूप में सबसे अधिक बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, बीम में कितना है ये आपको बताना है इस एसएफडी को देख के। कैसे बताओगे? कैसे बताओगे? तो देखिए, आप बोलोगे साल एसएफडी दिया हुआ है, हाँ बाबू, लोडिंग डायग्राम निकालता हूं ना, वहां से बताता हूं। लोडिंग डायग्राम निकाल लोगे? आराम से निकाल लूंगा सर। ठीक है, निकाल लोगे, लेकिन लोडिंग डायग्राम निकालने के लिए हमको सपोर्ट कंडीशंस मालूम नहीं है। कि मान लो अगर इसको मैं पॉइंट ए ले लेता हूं, इसको पॉइंट बी ले लेता हूं, इसको पॉइंट सी, इसको पॉइंट डी, इसको पॉइंट ई, हम लोडिंग डायग्राम मेंबर के ऊपर तो लोडिंग डायग्राम बना लेंगे, है ना। चलो बना ही लेते हैं, ये भी एक प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। पहले तो ये देखो, ये यहां पे 5p लेफ्ट टू राइट कैलकुलेट करते चलिए। तो ए से लेके बी तक में जो शियर फोर्स है वो देखो, सबसे पहले तो ये देख लो, शियर फोर्स है सभी स्पैन में, ए टू बी देख लो या बी टू सी देख लो, सी टू डी देख लो, डी टू ई देख लो, सभी स्पैन में शियर फोर्स यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, चाहे वो पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एक ही चीज होगा सर, कि जो भी लोडिंग डायग्राम होगी उस पर सर यूडीएल वगैरह कुछ नहीं है, पॉइंट लोड्स ही है। ये बात क्लियर है?
और जब यहां नेगेटिव से शुरू हो रहा है, मतलब जैसे पॉइंट ए पर यहां पर एक इस तरह से नीचे की ओर 5p अमाउंट का लोड होना चाहिए, ए से लेके बी तक। ये स्पैन है ए, ये मान लो ए है, ये पॉइंट है बी, है ना, तो ये स्पैन लेंथ हो गया ए। तो यहाँ पर माइनस में फिर 5p चलेगा, वहां पर सर -5p से 7p पॉजिटिव में जा रहा है। मतलब सर अब क्या होना चाहिए, यहां से नीचे से ऊपर इस तरह के एक लोडिंग होना चाहिए, पॉइंट लोड पॉइंट बी पर, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इन दोनों का डिफरेंस अगर निकालेंगे तो वो मैग्नीट्यूड होगा। मतलब -5p को न्यूट्रलाइज किया पहले तो वो 0 हुआ, तो 5 तो है ही, प्लस और ऊपर 7 तक बढ़ा रहा है, ऊपर 7 तक और बढ़ा रहा है। कहने का मतलब क्या है सर, 7 + 5 को जोड़ दीजिए 13, इधर 13p का एक ऐसा पॉइंट लोड होगा। ठीक है बाबू, मान लिया तुम्हारा बात। अब पॉइंट सी पे आते हैं। ये मान लो पॉइंट सी पे 7p पॉजिटिव में चल रहा था कांस्टेंट, ठीक है, बीच में कोई वेरिएशन नहीं, तो कोई लोड नहीं। पॉइंट सी पे अब देखो क्या हो रहा है, 7p आया, वहां से सर 7p 0 हुआ पॉइंट सी पे पहले तो, फिर नेगेटिव में गया, मतलब सर इधर फिर ऊपर से नीचे एक पॉइंट लोड हाई, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 7p प्लस ये 2p, मतलब 8-9p, 9p, इतना लोडिंग है सर। अब ये 9p के कारण जो 2p नेगेटिव में आया है, ये पॉइंट डी तक, ये मान लो पॉइंट डी, यहां तक नेगेटिव में गया सर, कोई दिक्कत नहीं हमको। लेकिन अब जैसे पॉइंट डी पर हम पहुंच रहे हैं, यहां पर फिर +2p हो जा रहा है साहब। मतलब ये हो रहा है सर, यहाँ पे जो +2p हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 4p का एक नीचे से ऊपर एक लोड होगा 4p। फिर सर और एक चीज है, पॉइंट ई मान लीजिए आप, ये है, ये पॉइंट ई है, तो इस पॉइंट ई पर भी क्या हो रहा है ना, जैसे ये +2p में गया तो पॉइंट ई पर फिर 0 भी हो रहा है। मतलब पॉइंट ई पर भी खुद अपने आप में एक लोड होना चाहिए 2p का। ऐसा जब ये नीचे से ऊपर 4p के कारण पॉजिटिव में गया था, तो यहाँ फिर नीचे से ऊपर से नीचे 2p होगा, तब ना वो 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा साहब आपका लोडिंग डायग्राम। ये स्पैन लेंथ वगैरह तो यहाँ दिया हुआ है, ये 2a, फिर ये a। अब इस लोडिंग डायग्राम को यूज करते हुए आपको क्या निकालनी है, एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट। एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट कहने का मतलब है सबसे अधिकतम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होगा। आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर मैं ऐसा करता हूं, हमको यहाँ पे कितना पॉइंट है, ए बी सी डी ई, तो मोमेंट एट ए निकालना है। तो ये तो 0 हो ही रहा है सर, यहाँ लोडिंग डायग्राम से देखने से ही पता चल रहा है। मोमेंट एट बी निकालना है, सॉरी मोमेंट एट ई, है ना। अब बोलोगे सर वो भी 0 हो ही जाएगा क्योंकि वो ओवरहैंग का फ्री एंड है। मतलब इस लोडिंग डायग्राम को देख के यही लग रहा है ना कि ए बी ओवरहैंग पोर्शन है, डी ई ओवरहैंग पोर्शन है, और पॉइंट बी पर एक सपोर्ट होगा, और ये पॉइंट डी पर एक सपोर्ट होगा। इस लोडिंग डायग्राम को देख के यही अंदाजा हो पा रहा है मुझे। तो ये सोचूंगा मैं, तो मोमेंट एट ए 0, मोमेंट एट ई 0 होना चाहिए, ये होना चाहिए सर। तो हमको बस निकालना क्या है, मोमेंट एट बी निकाल लूंगा एक बार, सी पॉइंट पे निकाल लेता हूँ, डी पॉइंट पे निकाल लेता हूँ। मोमेंट का इक्वेशन लिखना मुझे आता है साहब, तो मैं क्या करूंगा, मोमेंट का इक्वेशन लिख के बी पे, सी पे, डी पे निकाल लेता हूँ और देख लेता हूँ इनमें से सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितना आ रहा है। जो भी मैक्सिमम वैल्यू आएगा वही मेरा एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो जाएगा। मैं ऐसा कर लूंगा क्वेश्चन को सॉल्व, ये मेरा अप्रोच बैठा लेगा। या फिर मेरे पास और भी दूसरा अप्रोच है, ठीक है, वो अप्रोच भी सिखाऊंगा। पहले इस अप्रोच से लिखते चलना भाई, ठीक है, क्योंकि ये मिटाऊंगा, स्पेस मेरे पास नहीं है, एक पेज पे एक ही क्वेश्चन बनानी है मुझे, है ना, क्योंकि और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, 100 पेज तक भरा हुआ है क्वेश्चंस। तो चलो मोमेंट एट बी निकालते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। एम बी का वैल्यू निकालूंगा सर, तो सैगिंग हॉगिंग देखते हुए निकालूंगा। तो एम बी का वैल्यू ऊपर से, तो ये देखिए इस तरह से बेंड हो रहा है, मतलब हॉगिंग मूवमेंट है, और हॉगिंग मूवमेंट सर ये हो जाएगा -5p इंटू ए, इतना का मूवमेंट हो जाएगा बी पे। मैं बोला ठीक है बाबू, चलो सी पे निकालो, मोमेंट एट सी,
अब बोलोगे सर मोमेंट एट सी, चलो अभी निकाल देता हूँ साहब, ये -5p इंटू 2a कर दीजिए आप। मैं बोला ठीक है कर लो। फिर अब बोलोगे सर ऐसा भी करिए कि +13p इंटू ए भी कर दीजिए, तो ये हो जाएगा सर -10pa +13pa -3pa, सॉरी +3pa मोमेंट एट सी। मतलब वेरी गुड। अब मैं अब बोल रहा हूँ मोमेंट एट डी निकालो बाबू। ठीक है सर, मोमेंट एट सी +3pa तो आ ही चुका था, या फिर ऐसे करते हैं, फिर से इक्वेशन लिखो, -5p इंटू क्या लिखेंगे, a प्लस ए, 2a प्लस 2a 4a +13p इंटू 3a। ठीक है सर, फिर -9p इंटू 2a लिखिए सर आप। इसको सिंप्लीफाई करूंगा, वही मैं सोच रहा था, अरे यहाँ पे 13 कैसे 12 होगा ना, 7 + 5 करना है तो 12 हो जाएगा ना भाई, 12p। तो ये 12 लिखो, यहाँ पे 12 लिखो, तो ये +2pa आएगा। ये कितना आएगा, +2pa, और ये -2pa आ जाएगा। उसके बाद मोमेंट एट ए 0, मोमेंट एट डी सॉरी ई 0। तो अब बताओ इनमें से मैक्सिमम वैल्यू किधर है, बी पर है, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 5p इंटू ए। तो ऑप्शन बी तो करेक्ट हो ही गया, 5p इंटू ए, यही होगा आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोमेंट, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोमेंट 5p इंटू ए। समझ गए बात को। लेकिन इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना पड़ता, ऐसे पढ़ने का भी जरूरत नहीं था, यहाँ से आप देख के भी आंसर कर सकते थे, ठीक है। लेकिन इस तरह से करोगे तो ये एक परफेक्ट सॉल्यूशन है, इस तरह से आप सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक कंफ्यूजन आपको आ सकती है, जो मुझे भी कभी कभी आती है, कि सर ये तो ठीक है, पॉइंट ए और ई पर मोमेंट 0 तो होगा, है ना, ये हमने क्या किया, ये 0 होगा, ये मैंने क्यों डिसाइड किया, ये मैंने एज्यूम किया, एक्चुअली ये मैंने एज्यूम किया है, ये एजम्पशंस है, माना है। अब वो एजम्पशंस मेरा सही है कि नहीं वो मुझे चेक करना होगा। तो वो चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए फिर एक तरीका है कि ये जो एजम्पशंस है वो सही है कि नहीं, है ना, हमें ये चेक करना होगा। तो ये कैसे चेक किया जाता है, चलिए ये चीज मैं बताता हूँ, रुक जाओ 1 मिनट। चलिए यहां से कंसेप्ट सुनना, ये हम कैसे चेक करेंगे। देखिए जैसे ये पॉइंट ए है और पॉइंट ई है, सबसे पहले तो पॉइंट ए पॉइंट ई दोनों एक्सट्रीम एंड है कि नहीं, अंतिम छोर है किसका, इस पूरे मेंबर का, पूरे बीम का, या फिर आप ऐसा समझो इस पूरे एसएफडी का। अब मेरे पास इक्वेशन क्या है, हमारे पास इक्वेशन देखो, इक्वेशन है मेरे पास dm/dx इज इक्वल टू शियर फोर्स। तो शियर फोर्स को मैं केवल s लिखता हूं कन्वीनियंट के लिए, आसानी के लिए। तो यहां से मुझे ये पता चल रहा है dm इक्वल टू s इंटू dx, शियर फोर्स इंटू dx। अब ये शियर फोर्स इंटू dx, फॉर एग्जाम्पल ये आपका, जैसे ये शियर फोर्स डायग्राम का एक छोटा सा पीस ले रहा हूं, इसमें ये शियर फोर्स का मैग्नीट्यूड और ये क्या है, लेंथ, यही तो है dx। तो शियर फोर्स इंटू dx, तो ये रेक्टेंगल का एरिया निकल रहा है ना, समझ गए बात को। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ऐसा करूं, ये dm इक्वल टू, मैं ऐसा लिख सकता हूं, एरिया ऑफ शियर फोर्स डायग्राम, एरिया ऑफ एसएफडी, सीधी सी लॉजिक यही होगा, dm इक्वल टू एरिया ऑफ शियर फोर्स डायग्राम। तो मैं एक काम करता हूं, जो अपना एसएफडी है ए टू लेके बी तक, उन दोनों के बीच का एरिया को मैं कैलकुलेट करता हूं। कहने का मतलब है, मैं अगर ऐसा करूं, डीएम का मतलब क्या है, डीएम का मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं, लास्ट वाला पॉइंट अपना क्या था, ई,
तो डीएम को मैं ऐसा लिख सकता हूं, एम ई माइनस एम ए। हम लिखते हैं ना डीएम मतलब M2 माइनस M1, M2 माइनस M1, है ना, आगे वाला सेक्शन माइनस पीछे वाला सेक्शन। तो उसी तरह से E आगे वाला सेक्शन पीछे वाला सेक्शन A है। तो ME माइनस MA इक्वल टू एरिया बिटवीन SFD, जो भी SFD है उनका एरिया लेना अपने को, एरिया ऑफ SFD, एरिया ऑफ SFD फ्रॉम A टू E, A टू E, यही कॉन्सेप्ट, एरिया ऑफ SFD फ्रॉम A टू E, कॉन्सेप्ट यही होगा। समझ गए बात को? ठीक है। अब हम क्या करेंगे उसके बाद, तो हम ME माइनस MA का डिफरेंस निकालेंगे, मोमेंट एट E माइनस मोमेंट एट A का डिफरेंस निकालेंगे। अगर ये डिफरेंस जीरो आ जाती है, ये डिफरेंस अगर जीरो आती है, इफ दिस डिफरेंस कम्स टू बी जीरो, इसका मतलब क्या होगा? अगर ये डिफरेंस ME माइनस ME जीरो आ जाता है, सोचो, सोचने वाली चीज है बाबू, और कुछ नहीं है, यहाँ पे दिमाग लगाना है, इक्वेशंस को देख के मैथमेटिक्स लगाना है, सोचना है। अगर ME माइनस MA जीरो आ गया तो जीरो कब आ सकता है? सोचो, अगर ये +2 है माइनस +2 इधर भी है, तो ऐसे केसेस में जीरो आ सकता है। एक तो ये, या फिर यहां पर भी जीरो हो माइनस इधर भी जीरो हो, तो ऐसे केसेस में जीरो आ सकता है। और कोई कंडीशन है क्या? और कोई कंडीशन नहीं होगा, और कोई कंडीशन बनेगा ही नहीं। या फिर और एक कंडीशन ऐसा भी बन सकता है जीरो का, कि बन सकता है इधर -2 है, ई का वैल्यू नेगेटिव कुछ है, हॉगिंग है, फिर ये माइनस है और उधर भी हॉगिंग है, तो ये -2 +2 अगेन जीरो हो जाएगा, तो बन सकता है फिर। तो यही बस यही कंडीशंस हैं कि ME माइनस MA होगा जीरो। तो सबसे पहले हमें ये कंडीशंस चेक करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर मान लो ये जीरो आ गया तो हम एज्यूम करेंगे, मान लीजिए मोमेंट एट पॉइंट A इज जीरो। एज्यूम करने के बाद फिर हर एक पॉइंट पे A B C D E पर भी कैलकुलेट करो, पॉइंट E पर भी कैलकुलेट करो। अगर वहां पर भी जीरो आ गया मतलब आगे भी जीरो पीछे उधर भी जीरो, और हमारा जो एजम्पशंस था कि मोमेंट एट A इज जीरो, वो भी करेक्ट हो गया। तो मतलब दोनों पॉइंट पे जीरो जीरो है। समझना बाबू, लॉजिक समझना, समझ गया बात को? अगर मान लो ऐसा नहीं हो रहा है, बहुत इन डेप्थ पढ़ा रहा हूं चीजों को, बहुत बेसिक पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो सोचना है अच्छे से, क्या समझे? मान लो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ये कंडीशन आपको मिल रहा है, ME माइनस MA जीरो मिल गया, ME माइनस MA आपको जीरो मिल गया, और आपने एक काम किया कि पॉइंट A पर मोमेंट इक्वल टू जीरो एज्यूम करके फिर पॉइंट B पे कैलकुलेट किया, पॉइंट C पे, पॉइंट D पे, ऐसे कैलकुलेट किया, पॉइंट E पर कैलकुलेट किया, और पॉइंट E पे आगे मोमेंट मान लो -3 किलो न्यूटन मोमेंट मीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बाबू कि आपका जो एजम्पशंस था कि पॉइंट A पर मोमेंट होगा जीरो, वो एजम्पशन मेरा सही नहीं है, वो गलत हो गया। लेकिन ये बात सही है कि पॉइंट E पर जो मोमेंट है उसका मैग्नीट्यूड है -3, तो पॉइंट A पर भी जो मोमेंट होगा उसका भी मैग्नीट्यूड होगा -3, पक्का हो जाऊंगा मैं। तो दोनों बगल, इधर -3 उधर -3, यही कंडीशन बोल रहा है। अगर प्लस में आ गया तो उधर जितना है इधर भी उतना। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? ये आइडिया बहुत काम का है। यहाँ पे तो डायग्राम बहुत सिंपल है, लेकिन मान लो बड़े बड़े एग्जाम में बैठोगे, IAS का एग्जाम में बैठे, इंजीनियरिंग सर्विस के एग्जाम में बैठे, जहाँ लिखने पढ़ने का आता है, कन्वेंशनल आता है, या फिर कोई असिस्टेंट प्रोफेसर टाइप का कुछ अच्छा बेसिक एग्जामिनेशन में बैठ रहे हो, वहां पे इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। वहां पे डायग्राम भी उतना सिंपल नहीं रहेगा, पैराबोला रहेगा, पैराबोला का एरिया कैलकुलेट करो, करेंगे उस तरह के भी क्वेश्चंस, ठीक है। डिफ्लेक्शन वाले चैप्टर में बहुत सारा चीज आएगा, अभी तो स्टार्टिंग बेसिक चल रहा है, थोड़ा थोड़ा तो कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा देते चल रहा हूँ आपको, अभी बहुत बहुत चीज है सोम में, ठीक है।
तो ये लॉजिक और कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ। तो इस कॉन्सेप्ट को लिख लो कहीं कॉपी में। जिस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट चल रही है, जिसमें बता रहा हूँ, उसको साइड में लिख लो, क्योंकि होगा ना कि मैं कभी कभी पेज से चीज़ों को मिटा भी दूंगा, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट था, इसको लिख लीजिए, डोंट मिस इट। अगर समझ गए हो तो ठीक है, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो लिख लीजिए। तो ये बगल में लिख लेना, इसको नोट बना के लिख लेना, है ना। नोट्स मेकिंग की कलाकारी आपको आनी चाहिए, इसको नोट बना के लिख लो बगल में। चलो, तो मैं एक काम करता हूँ, ये पोर्शन मिटा देता हूँ, ठीक है, ये पोर्शन मैं मिटा देता हूँ। अब देखो, ये भी मिटा देता हूँ जगह के लिए। तो एम ई माइनस एम ए निकालना है, मतलब एरिया ऑफ एस एफ डी फ्रॉम ए टू ई, यही करना है। तो एरिया ऑफ एस एफ डी फ्रॉम ए टू ई लिखना चालू करो। देखो भाई, डायग्राम देखो एस एफ डी, और क्या करोगे, पहला एरिया कितना, ए टू बी, एरिया बिटवीन ए टू बी, फिर एरिया बिटवीन बी टू सी, फिर एरिया बिटवीन सी टू डी, फिर एरिया बिटवीन डी टू ई, यही करना है। मतलब 5p माइनस 5p इंटू ए प्लस 7p इंटू ए, फिर माइनस 2p इंटू 2a, फिर प्लस 2p इंटू ए। ओके, पहला आ गया आपका माइनस 5p इंटू ए, फिर प्लस 7p, सब क्योंकि वो पॉजिटिव में है तो जो प्लस में लिखिए, जो माइनस में लिखिए, 7p इंटू ए, फिर माइनस 2p जा रहा था, माइनस 2p इंटू 2a जा रहा था, फिर प्लस 2p, एक मिनट, सेवन पी इंटू ए, 2p इंटू 2a, फिर प्लस 2p इंटू ए, ठीक है, फिर प्लस 2p इंटू ए जा रही थी, यही जा रही थी। अब देखिए, इसको सिंप्लीफाई करिए, -5, ओके, मतलब ये पी ए तो सब जगह से निकल ही जाएगा, तो उसको हटाओ। बेसिकली हमको ये नंबर को प्लस माइनस करना है, -5 प्लस 7 माइनस ये 4 हो गया, फिर प्लस 2, तो ये कुल मिला के क्या हो गया, 0। कुछ अटका दिमाग में, कुछ समझ में आया, मतलब एम ई माइनस एम ए का जो डिफरेंस निकाला आपने वो हो गया 0। अब इसका 0 होने का मतलब क्या, मैंने आपको समझा रखा है। इसका मतलब ये है कि दोनों जगह सेम मूवमेंट या फिर दोनों जगह 0 मूवमेंट, तभी ये डिफरेंस 0 आ सकती है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमको स्टार्टिंग से कैलकुलेशन करना है। तो अब हम सबसे जो बेसिक स्टेप है आप उसी को एज्यूम करिए, लेट कि मूवमेंट एट ए इज 0, ए का वैल्यू, एक वैल्यू फिक्स करिए, है ना, एक वैल्यू फिक्स करिए, फिर उसके बाद बी पे कैलकुलेट करिए, सी पे कैलकुलेट करिए, डी पे कैलकुलेट करिए, ई पे कैलकुलेट करिए। कैलकुलेट कर लेंगे, अगर ई पे भी 0 आ गया तो ये जो आपका एजम्पशंस है ये आपने एज्यूम किया, ये जो एजम्पशंस है ये आपका सही है, मतलब ए और ई दोनों पे इक्वल मूवमेंट है 0 का। अगर मान लो ई पे कोई और वैल्यू आ गया, ठीक है, आपने कैलकुलेट किया और ई पे कोई और वैल्यू आ गया, तो जो वैल्यू ई पे आया उतना का ही मूवमेंट ए पे होगा, सेम डायरेक्शन का होगा, सेम नेचर का होगा, तभी वो 0 हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है बात, क्लियर है, ठीक है। अब देखो, ये जो इक्वेशन मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि जैसे मोमेंट बिटवीन, हमने पॉइंट ई से लेके ए के बीच में ये इक्वेशन को अप्लाई किया, इसी तरह से क्या सर मैं जो हर एक पॉइंट का मोमेंट निकालने के लिए इस इक्वेशन को यूज कर सकता हूँ? बिल्कुल हम यूज कर सकते हैं। आप पहले इतना नोट डाउन करिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। या फिर ऐसा करते हैं, देखिए, अब सब चीज़ का तो पीडीएफ नहीं मिल पाएगा ना, एक्सप्लेनेशन वगैरह आपको कुछ कॉपी पे अपना नोट डाउन भी कर सकते हैं भाई, उतना भी कंफर्ट जोन में मत रहो, इसको भी नोट डाउन करो। मैं इसको मिटाता हूँ तो यहीं पे लिखूंगा तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाओगे। वीडियो पॉज करो, नोट डाउन करो।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी क्वेश्चन है। मेरा हो गया एक्सीडेंट, देख रहे हैं चोट लगा हुआ, इधर भी लगा था, फिर भी पढ़ा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ नोट कर लिए होंगे। तो देखिए हमने किया क्या, मोमेंट एट पॉइंट ए इक्वल टू 0 एज्यूम कर लिया। अब हमको निकालना है मोमेंट एट पॉइंट बी। मोमेंट एट पॉइंट बी निकालना है, मतलब मैं ऐसा करूं, एरिया, मतलब अगर मैं ये इक्वेशन लिखूं एम बी माइनस एम ए, तो इसका मतलब क्या हुआ, एरिया बिटवीन, एरिया ऑफ शियर फोर्स डायग्राम बिटवीन ए टू बी, वो क्या है -5p इंटू ए। यही हो गया एरिया ऑफ एसएफडी बिटवीन ए टू बी, जिसमें से एम ए का वैल्यू कितना है 0, तो एम बी का वैल्यू कितना हो गया -5p। ऐसे भी निकल जाता है, समझ गए। अब देखो, अब अगर मुझे लिखना है कि मोमेंट एट पॉइंट सी, तो मैं लिखूंगा एम सी माइनस एम ए लिख देता हूं। एम ए का तो वैल्यू मेरे को मालूम ही है, मैंने 0 एज्यूम करके, मैं एज्यूम करके चल रहा हूं, ठीक है। एम ए का वैल्यू मैं 0 एज्यूम करके चल रहा हूं, ओके। तो ऐसे करते हैं, तो फिर एरिया कैलकुलेट करिए। तो एरिया, अब देखो ये सारा कैलकुलेशन हो जाएगा गलत। कब हो जाएगा ये सारा कैलकुलेशन गलत, अगर पॉइंट ई पर मूवमेंट का वैल्यू 0 नहीं आएगा। अगर पॉइंट ई पर मूवमेंट का वैल्यू, अगर कुछ जो वैल्यू आ गया, तो वही वैल्यू हमको यहाँ पे यूज करना होगा ना एम ए की जगह पे, क्योंकि एम ए का भी सेम वैल्यू होगा। तो ये सारा मूवमेंट का वैल्यू हो जाएगा गलत। लेकिन अगर मान लो लास्ट में जब पॉइंट ई पे भी कैलकुलेट किया, सभी मूवमेंट का वैल्यू आ गया 0, मतलब पॉइंट ई पर भी मूवमेंट का वैल्यू आ गया 0, तो आपने जो यहाँ पे एम ए का वैल्यू 0 लेके ये मूवमेंट निकाल रहे हो हर एक पॉइंट पे, तो वो भी आपका करेक्ट होगा। और ये चीज आप अभी से फील करने लगे हो कि ये करेक्ट होगा, क्योंकि इससे पहला जो मेथड यूज करके हमने सॉल्व किया था उसमें एम बी का वैल्यू कितना आया था, सेम -5p है ना। तो ई पॉइंट पे वही सेम वैल्यू आना है, 0 आना है। लेकिन एक बार कर लेंगे, देखो एम सी माइनस एम ए, तो एम ए का वैल्यू हमको मालूम है, तो एरिया बिटवीन, एरिया ऑफ एस एफ डी बिटवीन ए टू सी -5p a प्लस 7p a, क्या हो जाएगा +2p a। पहला चेक करो, यही आया था, क्यों, ए का 0, तो एम सी +2p a आया था, मोमेंट एट सी +2p a। उसी तरह मोमेंट एट डी, तो अब मैं लिख नहीं रहा हूं, एम डी माइनस एम ए नहीं लिख रहा हूं, ए का वैल्यू आप जानते हो, एक्चुअली लिखना है अपने को ऐसे, एम बी माइनस एम ए या एम सी माइनस एम ए का वैल्यू हमने 0 एज्यूम कर रखा है, ठीक है, यहाँ ऊपर, दिस इज योर एसम्पशंस। ये क्या है, ये सेकंड तरीके से सॉल्व करवा रहा हूँ, जो कि बहुत बेसिक तरीका है, आना चाहिए। क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करना जरूरी नहीं है, हम जो क्वेश्चन सॉल्व करें उसको अलग अलग एंगल से, जो भी पॉसिबल कॉन्सेप्ट है उससे हम सॉल्व करें। हम सीख रहे हैं पढ़ाई, हम आपको सिखा रहे हैं, मैं आपको याद नहीं करवा रहा हूँ, रटवा नहीं रहा हूँ। इस तरह का लाखों क्वेश्चन सॉल्व करोगे, लेकिन ट्रिक, कॉन्सेप्ट, आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो वही चीज आप सीख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसमें लिखोगे, क्या लिखोगे, वही जैसे -5p a, अच्छा छोड़ो, ऐसे छोड़ो, यहाँ एरिया कितना आ गया था, यहां तक तो एरिया आपको मालूम है, पॉइंट सी तक क्या 2p a, उसके बाद अपने को एक एरिया और जोड़ना है, 2 इंटू ये क्या है +2p a, एरिया था पहले से, उसमें अपने को जोड़नी है, माइनस, ये माइनस में आ जाएगा 2a इंटू 2p, -2p a आया था, देखो मोमेंट एट डी -2p a, यस सर। अब मोमेंट एट ई, अब यहाँ ये है क्रिटिकल पॉइंट, देखो ये यहां तक -2p a आया था, पॉइंट डी तक -2p a, ऊपर प्लस में चला गया, कितना 2p इंटू ए, -+0, तो मोमेंट एट ई 0। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मोमेंट एट ए है उसका एजम्पशन जो आपने लिया था 0, ये सही है, इसीलिए एम ई माइनस एम ए, ये 0 वाला कंडीशन ये भी वैलिड है, ये तो है ही। और दोनों जगह पे मूवमेंट भी आ गया 0। अगर मान लो यहाँ पर अगर ये वैल्यू चेंज हो जाता, अगर ये वैल्यू 0 ना आके ये कोई और वैल्यू आ जाती, ठीक है, तो ऐसे केसेस में फिर
हमें वो वैल्यू उतना का मोमेंट पॉइंट ई पे लगाना होता, लोडिंग डायग्राम में भी दिखाना होता, उतना का मोमेंट जितना भी वैल्यू आता और जिस नेचर का आता उतना वैल्यू हमको दिखाना होता पॉइंट ई के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये आ जाता -2, ठीक है, तो लोडिंग डायग्राम हमारा ऐसा था, तो ये मान लो पॉइंट ई है, -2 मतलब हॉगिंग मूवमेंट, हॉगिंग मतलब मेंबर का बेंडिंग ऐसा होना चाहिए, तो इस तरह का कुछ मूवमेंट होगा, तभी जाके टॉप में टेंशन बॉटम में कंप्रेशन, तो ये मूवमेंट 2 ऐसे हमको दिखाना पड़ता, समझ गए। तो 2 जैसे यहाँ पे हॉगिंग दिखाया उस तरफ भी हॉगिंग हमको दिखाना पड़ता, मतलब ये 2, तो ये इस तरह से फिर लोडिंग डायग्राम में दोनों एंड पे मूवमेंट भी दिखाना होता। तो उसका मतलब क्या होता, उसका मतलब सिंपली ये होता, ये जो मेंबर होती, ये मेंबर एक्चुअली में ऐसा होता, हम ऐसा समझ सकते थे कि देखो जो सपोर्ट जो फ्री एंड है, जो अभी जो लोडिंग डायग्राम बनाया वहां पे दोनों एंड पे पॉइंट लोड था, लेकिन अगर इस तरह से मूवमेंट भी होता तो हम समझते कि चलो वहां पे कोई सपोर्ट भी होगा, और ज्यादा पॉसिबल है कि वो फिक्स सपोर्ट हो सकता है, क्योंकि फिक्स सपोर्ट पे ही मोमेंट रिएक्शन डेवलप हो सकती है, और उस कारण से हमें ये मोमेंट देखने को भी मिल रहा होगा। हम ये सोच सकते थे, सपोर्ट का आइडिया लगा सकते थे, जैसे अभी हमने लगाया कि बीच में सपोर्ट है, 2 ओवरहैंग है, आइडिया लगाया है ना, तो अगर मान लो ये मूवमेंट भी आ जाता तो वहां पर फिर वैसा आइडिया लगा सकते थे। समझ गए बात को, चीजें वो है। तो ये सारे लॉजिक्स हैं, ठीक है, तो यहां से भी निकल जाता है। तो इस मेथड को यूज करके जब हमने सॉल्व किया तो यहां से देखिए एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यहां पर भी दिख रहा है आपको, वही एमबी पर है 5p इंटू ए का, तो 5p इंटू ए, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, सारा कॉन्सेप्ट लॉजिक समझ में आया, जब जरूरत पड़ेगी अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो यहां तक ये सब रहने देता हूं, छोड़ देता हूं, नहीं मिटाऊंगा, लिखना है तो अलग से आप नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए, अच्छी क्वेश्चन थी ये। लिख लीजिए, यहां से देखिए, यहां से एक कॉन्सेप्ट, अच्छा ये एक्चुअली मैं क्यों कर पाया, देखो ये s इंटू यहाँ पे अगर मैं दोनों बगल इंटीग्रेशन लगा दूं, है ना, तो इसका मतलब यही हो जाता है, ओके, इंटीग्रेशन का साइन लगा दो आप, ओके, ये किस चीज का साइन है, इंटीग्रेशन, मतलब ऐड करना, छोटे छोटे चीजों को हम ऐड कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन मतलब एडिशन, इसलिए हम यहाँ पे एरिया जो है ऐड किए हैं, देखिए इंडिविजुअल एरियाज को ऐड करके कैलकुलेट किया है, इंटीग्रेशन मतलब ये होता है एडिशन करना, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली वो इंटीग्रेशन का साइन है, तो ये आप लगा लीजिए, क्योंकि ये जरूरत पड़ेगा आगे जब इक्वेशंस आएंगे बड़े तरीके से, है ना, तो वहां पे ये इंटीग्रेशन साइन का भी यूज हो जाएगा। हमारे पास कोई एक इक्वेशन होगा, हम उस इक्वेशन को इंटीग्रेट करके निकाल लेंगे रिजल्ट, क्योंकि यहाँ तो आपका कांस्टेंट यूनिफॉर्म था तो इस तरह से आपने लिखा, लेकिन मान लीजिए यूडीएल होता तो उस केस में लीनियर होती, तो फिर वहां पे, या फिर पैराबोलिक अगर शियर फोर्स डायग्राम है तो वहां पर कर्व के अंडर का एरिया को इंटीग्रेट करके निकालना होता, लिमिट डाल के कि यहां से यहां तक का एरिया हमको निकालना है, तो इक्वेशन होता उस कर्व का, उसको इंटीग्रेट करते एरिया निकलता, ठीक है। मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे एरिया अंडर कर्व, तो वो सारा कॉन्सेप्ट भी यूज होता है एसएफडी बीएमडी वगैरह में, हायर लेवल पे, एडवांस लेवल पे यूज होता है, तो उसका बेसिक यहीं से आया। समझ गए बात को, लॉजिक क्लियर है, जरूरत पड़ेगा लगा लोगे, बिल्कुल ठीक है, लॉजिक पकड़ के रखिए। अपना ऐसा करिए, इसको भी लिख लीजिए, ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो पॉज करके आप लिख लेंगे, मैं इसको मिटा देता हूँ। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44, इसको आंसर करते हैं। इफ शियर फोर्स डायग्राम ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड बीम इज पैराबोलिक, एक कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसका एसएफडी है पैराबोलिक, एसएफडी पैराबोलिक है, कहने का मतलब आप ये सोचिए कि जो लोडिंग होगा वो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड होगा, यूवीएल, देन लोड ऑन द बीम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, कंसंट्रेट नहीं यार,
एसएफडी तुम बोल रहे हो, शियर फोर्स डायग्राम पैराबोलिक है, तो यूडीएल कैसे होगा? कंसंट्रेटेड नहीं यार। एक्सटर्नल मूवमेंट एक्टिंग एट मिड स्पैन नहीं यार। लीनियरली वेरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, मतलब ट्रायंगुलर लोडिंग का बात कर रहा है। ये लोड है, मान लो लीनियरली वेरी कर रहा है और डिस्ट्रीब्यूटेड भी है पूरे मेंबर के ऊपर, ये सिंपली सपोर्टेड बीम, इस तरह का लोडिंग रहा होगा। तो कभी कभी इतने आसान क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं हमसे, ठीक है। सो वेल, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। इसके आगे और 5-10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर शिफ्ट कर जाएंगे, ठीक है। आप लोग चलिए, सारा सजेशन मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में दूंगा, क्योंकि वो वीडियो जो होगा एसएफडी बीएमडी का अपन एंडिंग करेंगे, उसके बाद हम लोग सीधा शिफ्ट कर जाएंगे नेक्स्ट न्यू चैप्टर के ऊपर। ये जो हम क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन कर रहे हैं, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप देख रहे हैं कभी एसएफडी से बीएमडी कैलकुलेट हो रहा है, कभी बीएमडी से एसएफडी वगैरह, तो वहाँ पे अलग अलग जगह पे कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स आप सीख रहे हो, कॉन्फिडेंस आपको डेवलप हो रहा है ना। तो डोंट मिस दिस क्लासेस, these are very important classes. Okay, all the best.